What are the types of cement? सीमेंट कई प्रकार के होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर सीमेंट होती है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है जिसको हम ओपीसी कहते हैं। व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट होती है जिसको हम डब्ल्यूपीसी कहते हैं। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होती है जिसको पीपीसी बोलते हैं। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट होती है। कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट होती है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट होती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है एंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होती है जो भी आजकल काफ़ी यूज़ हो रही है एंड सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट होती है। इतनी प्रकार की सीमेंट नॉर्मली यूज़ की जाती है। What is the initial and final setting time of ideal cement mix? अधिकांश सीमेंट मिक्स का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है और मैसनरी सीमेंट के लिए ये 90 मिनट्स तक का हो सकता है। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ आइडियल सीमेंट इज 10 आवर्स मैक्सिमम। फॉर मैसनरी सीमेंट ये 24 घंटे यानी 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। What are the field tests required for quality check of cement? सीमेंट की क्वालिटी चेक करने के लिए फील्ड टेस्ट में कलर देखा जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाती है। जैसे सीमेंट का जो कलर है वो ग्रे और लाइट ग्रीनिश शेड में होना चाहिए और जब हम सीमेंट को उठाते हैं उंगलियों से बीच में रगड़ते हैं तो स्मूथ फीलिंग आना चाहिए। और इसके साथ में यदि सीमेंट के बैग में यदि हम अपना हाथ डालें तो हमको ठंडा फील होना चाहिए, कूल फील होना चाहिए, जो इस बात को बताता है कि सीमेंट फ्रेश है। और यदि सीमेंट की एक चुटकी उठा के पानी के ऊपर थ्रो करें, फेंकें, तो सीमेंट थोड़ी देर तक उसके ऊपर तैरते रहना चाहिए, एकदम से नहीं बैठना चाहिए और साथ में इसमें कोई गठान या ढीली या वो जमी हुई नहीं होना चाहिए। What are the steps involved in concreting process? कंक्रीटिंग की प्रोसेस को 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है बैचिंग। बैचिंग क्या है? कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स, वाटर, इनकी मेजरिंग को बोलते हैं बैचिंग। इनको मेजर करते हैं, उसको बैचिंग बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मिक्सिंग का, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और फिर कंपैक्शन एंड लास्ट वन इज क्यूरिंग। तो इस प्रकार 5 स्टेप होते हैं कंक्रीटिंग प्रोसेस के। What do you understand by M25 concrete? According to IS 456/2000, M रेफर करता है मिक्स के लिए एंड 25 रेफर करता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब ऑफ साइज टू 150 mm by 150 mm by 150 mm और जिसको 28 डेज के बाद टेस्ट किया जाता है और इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर स्क्वायर mm आना चाहिए। What is the maximum allowable fresh concrete temperature until use? कोई भी फ्रेश कंक्रीट है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही अलाउड है। What is the process of covering of concrete placed on the exposed top of an external wall? किसी वॉल का जो एक्सपोज वॉल है उसके टॉप को कंक्रीट से कवर करने को कोपिंग कहते हैं। What is water cement ratio and how it is related to the strength of concrete? वाटर सीमेंट रेशियो एक रेशियो होता है जो वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का किसी कंक्रीट मिक्स डिजाइन में। और यदि वाटर सीमेंट रेशियो लो रहता है तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आपकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जो इजी टू वर्क है वो नहीं होगा, मीन्स की वर्केबिलिटी आपकी कम हो जाएगी और वर्केबिलिटी कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें एडमिक्सेस मिक्स किए जाते हैं ताकि उसकी वर्केबिलिटी कम हो और काम करने में आसानी हो। What is the minimum curing period? IS 456/2000 कहता है
कि क्यूरिंग पीरियड ओपीसी यदि यूज की जा रही है तो 7 डेज होना चाहिए। यदि ओपीसी के साथ में मिनरल एंड एडमिक्सर्स यूज किए जा रहे हैं तो 10 डेज होना चाहिए। और यदि ओपीसी हॉट एंड ड्राई वेदर में यूज की जा रही है तो 10 डेज तक क्यूरिंग होना चाहिए। और सेम यदि हॉट एंड ड्राई वेदर में कंक्रीट के साथ में मिनरल एंड एडमिक्सर्स है तो आपको 14 डेज तक क्यूरिंग करना चाहिए। A wall constructed to resist the pressure of an earth filling is known as retaining wall. What is the bearing capacity of soil? किसी भी स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन के द्वारा ग्राउंड पर ट्रांसफर होता है। इस लोड को सपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है, जो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है, क्षमता है किसी सॉइल की, उसको उस सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। The bearing capacity of granite is generally 30 to 35 kg per square centimeter. And what do you mean by honeycomb in concrete? Honeycomb also known as air pockets. और ये कुछ नहीं है, कंक्रीट के अंदर जो एयर वॉइड्स हैं उसके कारण ये हनीकॉम्ब बनता है। और ये कंक्रीट ड्यूरिंग द कंक्रीट प्रोसेस यदि प्रॉपर्ली आपका कंपैक्शन नहीं हुआ हो तो उसमें एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। और जब डिशेक्टिंग करेंगे तो आप कंक्रीट के अंदर वॉइड्स दिखते हैं, हनीकॉम्बिंग दिखती है। Why concrete is weak in tension? कंक्रीट कलेक्शन है कई मटेरियल का, जैसे एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, वाटर, पोज़ोलाना, एयर, फ्लाई ऐश एक्सेट्रा। और ये सारे मटेरियल सीमेंट पेस्ट से आपस में चिपके होते हैं, जुड़े होते हैं। ये जो इंटरफेस जोन होती है ये स्ट्रक्चर की वीकेस्ट लिंक होती है। जब कंक्रीट कंप्रेशन में आती है तो यह केवल कंप्रेशन स्ट्रेस ट्रांसफर करने का काम करती है और एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को लोड ट्रांसफर करती है, स्ट्रेस ट्रांसफर करती है और इसके लिए कोई अतिरिक्त स्ट्रेंथ की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। मगर जब कंक्रीट टेंशन में आती है तो एग्रीगेट एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेस आता है और यह पेस्ट इनको आपस में जोड़े रखता है। और क्योंकि एग्रीगेट से ये जो ग्लू है, ये पेस्ट है, स्ट्रेंथ वाइज वीक होता है, इसलिए यहीं से फेलियर शुरू होता है। और जब कम स्ट्रेस पर और बहुत ही कम स्ट्रेस पर ही फेलियर शुरू हो जाता है। इसलिए कंक्रीट जो है वो टेंशन में वीक रहती है। व्हाट इज ग्राउटिंग? ग्राउटिंग जो है लिक्विड फॉर्म ऑफ कंक्रीट होती है जो वॉइड्स को भरने के काम आती है। व्हाट इज रिकमेंडेड स्लम फॉर कॉलम? कॉलम के लिए नॉर्मली 75 से 125 mm का ही स्लम रखा जाता है। व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन of tempting rod used in cube filling for cube test? एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि क्यूब टेस्ट में जो रॉड है वो कितने mm की होती है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है। तो वो स्टील की रॉड होती है और 16 mm की रॉड होती है। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट? जब किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट पर एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट लगता है जो उस एलिमेंट को बैंड करने की कोशिश करता है, इसके कारण जो एलिमेंट में रेजिस्टेंस या रिएक्शन पैदा होता है उसे बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। और बेंडिंग मोमेंट का एग्जांपल मोस्ट कॉमन सामान्य जो होता है वो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, वो है बीम। शेयर फोर्स वो फोर्स है जो किसी बीम के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। फॉर डिजाइन पर्पस बीम का शेयर फोर्स का जो रेजिस्टेंस है वो एक्सियल फोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सियल फोर्स क्या होता है? एक्सियल फोर्स बीम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल में एक्ट करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट अप एरिया एंड सुपर बिल्ट अप एरिया? बिल्ट अप एरिया कारपेट एरिया और कवर्ड जो एरिया कवर होता है वॉल से, पिलर से, डक्ट से, उसको मिला के जो एरिया होता है उसको बिल्ट अप एरिया कहते हैं। और यूजुअली ये कारपेट एरिया से 10% ज़्यादा होता है।
सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है? ये सुपर बिल्टअप एरिया में जो आपका बिल्टअप एरिया जैसा ऊपर बताया था, बिल्टअप एरिया में यदि बिल्डिंग की एमिनिटीज है, पैसेज से लिफ्ट जाने का एरिया, स्टेयरकेस है, लिफ्ट है, जिम, क्लब, ये जितना शेयर उस प्रॉपर्टी का आएगा उस प्रॉपर्टी में ऐड करके उसका सुपर बिल्टअप एरिया बनेगा। What are the main activities involved in building construction? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मेन जो एक्टिविटीज होती हैं वो होती है कंक्रीटिंग होती है, मैसनरी वर्क होता है, प्लास्टरिंग वर्क होता है, फ्लोरिंग वर्क होता है, फॉर्म वर्क होता है, स्टील कटिंग एंड बेंडिंग होती है, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, प्लम्बिंग होती है, ये मेन पेंटिंग होती है, फिनिशिंग आइटम्स में पेंटिंग्स होती हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉलम इन ए बिल्डिंग? कॉलम किसी बिल्डिंग का वर्टिकल मेंबर होता है। उसका प्राइमरी फंक्शन होता है इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, उसके लोड को सपोर्ट करना, उसको ट्रांसफर करना थ्रू बीम्स, और अपर कॉलम से जो लोड है वो लोअर कॉलम के ऊपर आता है, और लोअर कॉलम से स्ट्रक्चर का लोड फाउंडेशन के थ्रू, फुटिंग के थ्रू ग्राउंड को ट्रांसफर होता है। व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम एन आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डिजाइनिंग की बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का और आर्किटेक्चर रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स का, 3D मॉडल्स बनाना आना चाहिए, डिजाइनिंग आना चाहिए, इंजीनियरिंग एबिलिटी होना चाहिए, थोड़ा सा इंजीनियरिंग नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, बिजनेस एप्टीट्यूड होना चाहिए, और इसके साथ में लीगल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आपको लैंड से रिलेटेड या रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी लीगल उन चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। What are the responsibilities of a construction manager? कंस्ट्रक्शन मैनेजर को जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो होता है कॉस्ट एस्टिमेट्स, उसको एस्टिमेट्स बनाना आना चाहिए, उसको प्री परचेज ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल, मटेरियल के सिलेक्शन के लिए उस जो सिलेक्शन कैसे करें, और उसके साथ में सिलेक्टेड मटेरियल को समय पर खरीदना की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिलेक्टेड ऑफ बिल्डर एंड बिडिंग फेजेस, जो सिलेक्शन है बिल्डर का सिलेक्शन करना, और बिडिंग के जो फेजेस हैं फेजेस में सिलेक्शन करना, वो उसकी एबिलिटी होना चाहिए। एनालिसिस ऑफ प्रपोजल्स आना चाहिए, जो भी प्रपोजल्स हैं उसको एनालिसिस करना आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होना की कैपेसिटी होना चाहिए उसकी। कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग आना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन सुपरविजन होना आना चाहिए, उसको टेक्निकली साउंड होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन कर सके। एक्सप्लेन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए प्रोसेस में ऐड की जाती है। क्वालिटी एश्योरेंस एक्चुअली क्वालिटी मैनेज करने की प्रोसेस है, और क्वालिटी कंट्रोल एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो क्वालिटी वर्क की जो क्वालिटी को चेक करने के लिए की जाती है, और उसके डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए की जाती है, और ताकि जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी का वेरिफिकेशन हो सके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेड्स M5, M7, 7.5, M10, M15, M20, M25, 30, M35, M40? M5 is 1:5:10. 1 is ratio is cement, 5 is sand, and 10 is aggregate. Same M7.5 equal to 1:4:8, M10 1:3:6, M15 1:2:4, M20 1:1.5:3, and M25 1:1:2:2. और M30, M35 and M40 इनका डिजाइन मिक्स फॉलो की जाती है, और ये जो है ए से लेके एफ तक, M5 से लेके M25 तक, ये जो रेशियो है ये नॉमिनल मिक्स के रेशियोज होते हैं। यदि डिजाइन मिक्स की जाती है तो ये रेशियो अलग होता है। दोस्तों, यह था आज का इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेट 1।
वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बना रहे। अगले वीडियो में हम फिर 25 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अवश्य देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।